हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव स्टोरीज 2 की लास्ट 2 स्टोरीज को। मैंने इसकी बाकी 2 स्टोरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, तो वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विजय नाम के एक आदमी को, जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसको ऑफिस से कॉल आता है और जो उसके बॉस होते हैं, जो कि उसके ससुर ही होते हैं, उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई होती है। अब विजय ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ऑफिस का सारा काम मैं ही करता हूँ, फिर भी तुम्हारे जो पापा हैं वो मुझसे बिना पूछे ऐसी मीटिंग कैसे बुला सकते हैं। अब जो उसकी वाइफ होती है वो गुस्से में यह कहते हुए फोन काट देती है कि तुम्हें मेरे पापा से बात करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जिस लड़की से विजय बात कर रहा होता है वो उससे कहता है कि उसको अर्जेंट काम से कहीं जाना है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता है। तभी वो लड़की उसको सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अब विजय का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब विजय कार से बाहर आता है और बाहर आकर कुछ ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे लिफ्ट मांगता है। अब वो लड़का उसको साइकिल पर बैठा के एक मैकेनिक की शॉप के आगे छोड़ देता है। अब विजय उनसे कार को ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मैकेनिक उससे कहता है कि आपकी विंटेज कार है, इसलिए हमारे पास उसके पार्ट्स नहीं है। तब विजय उनसे कहता है कि आप एक बार जाकर देखो तो सही, और ऐसा बोलकर विजय इस गाँव में इधर उधर टहलने लग जाता है। तभी विजय को यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर दिखाई देता है और यहाँ पर एक शांति नाम की लड़की सभी लोगों को डांस सिखा रही होती है। अब विजय उस लड़की से जाकर बात करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती और वो उसको इग्नोर कर रही होती है। अब विजय उससे कहता है कि तुम अचानक 10 साल पहले कहाँ चली गई थी। तब हमें पता चलता है कि वो जो लड़की है वो विजय की पहली पत्नी है, जो कि 10 साल पहले अचानक ही गायब हो गई थी। लेकिन जो शांति होती है वो विजय से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर हमें एक इंदर नाम का आदमी को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस वाला होता है, और वो भी विजय से यही कहता है कि तुम शांति से दूर रहो और टाइम से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो विजय होता है वो यहाँ पर इंदर की बातों को इग्नोर करता है और वो शांति के घर में चले जाता है और वो यहाँ पर शांति के साथ रोमांस करने लग जाता है। लेकिन शांति उसको ऐसा करने के लिए मना करती है और शांति के कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए वो नहाने के लिए चले जाती है। अब जो विजय होता है वो उसको छुप कर देख रहा होता है। अब शांति यहाँ पर आती है तो विजय उससे वापस से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर वापस क्यों नहीं आई और तुम्हारे साथ 10 साल पहले हुआ क्या था। तब शांति उसको बताती है कि वो नर्सिंग होम गई थी और जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तब उसने एक कपल को देखा जो कि प्रॉब्लम में थे, और जैसे ही उसने उनकी मदद करनी चाहिए और वो कार में बैठी तो उसकी बात का उसको कुछ भी याद नहीं है और नेक्स्ट डे वो यहाँ पर थी। अब विजय उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उसके बाद वापस क्यों नहीं आई। तब शांति उसको बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पर मुझे मारना चाहता है। तो विजय उससे कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। तब शांति उससे पूछती है क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। तब विजय उसको बताता है, तो विजय उससे कहता है कि उसने अंकिता से शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब जो शांति है वो भी अंकिता को जानती थी, क्योंकि विजय ने और अंकिता ने साथ में ही कंपनी ज्वाइन की थी। और जो शांति है वो अंकिता से पहले जेलस भी फील करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि जो अंकिता है वो विजय से प्यार करती है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि अंकिता का एक बॉयफ्रेंड है और वो बाद में उसकी कंपनी को भी टेक ओवर करने वाला है। तब शांति उससे पूछती है कि अंकिता के बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। तब वो उसको बताता है कि किसी को नहीं पता, वो भी सडनली गायब हो गया, और इसके बाद जब तुम गई तो अंकिता ने मेरा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया और वो मेरे लिए बहुत केयरिंग थी। ऐसे ही हम दोनों ने शादी कर ली। तब शांति विजय से कहती है कि अंकिता की कंपनी को फिर कौन चला रहा है। तब विजय उससे कहता है कि उस कंपनी को अभी मैं मैनेज करता हूँ। अब शांति ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि विजय स्टार्टिंग से ही यही चाहता था। अब विजय उससे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चल रही हो, क्योंकि अंकिता तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन शांति उसको बताती है कि उसको लगता है कि अंकिता ने ही उस कपल को भेजा था शांति को मारने के लिए, और वो उसको बताती है कि उसको हमेशा से ही लगता था कि जो अंकिता है वो विजय को पसंद करती है। जो अंकिता ने पार्टी दी थी उसमें शांति ने टेस्ट किया था और उसको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और उसने टेस्ट किट वॉशरूम में ही छोड़ दी थी। और उसके बाद जो अंकिता है वो वॉशरूम में गई थी और उसको भी पता चल गया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने उन कपल को हायर किया होगा, क्योंकि अगर हमारे बेबी हो जाता तो तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ते। तब विजय ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अगर अंकिता की गलती है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब विजय शांति से सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब शांति उससे कहती है कि जब लास्ट टाइम तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तब विजय बातों बातों में कहता है कि तुम वापस से टेस्ट कर लेना, और वो टेस्ट किट का नाम ले लेता है। अब शांति उससे कहती है कि मैंने उस टेस्ट किट का नाम किसी को भी नहीं बताया था, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला। और शांति समझ जाती है कि उसको मारने की प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि विजय ही की ही थी। अब विजय वापस से शांति को मारने लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे हमेशा से वही कंपनी
चाहिए थी और बस तुम ही वो थी जो उस कंपनी के और मेरे प्लान के आगे आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ही खत्म कर दिया। और वो वापस से शांति को मार डालता है और वो यहाँ पर छुप जाता है। तभी यहाँ पर वापस से वही पुलिस वाला आता है जो कि शांति से मिलने के लिए आया होता है। अब विजय छुप रहा होता है और वो पीछे के दरवाजे से निकलकर यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर विजय की कार से उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। अब विजय ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसको समझ आता है कि वो मर चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो शांति है वो असल में नहीं बल्कि वो तो उसका भूत है और वो यहाँ पर आकर विजय के ऊपर हंसने लग जाती है, क्योंकि 10 साल बाद ही सही आखिर उसने अपना बदला विजय से ले लिया था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमें लास्ट स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको सभी लोग राजा साहब कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो इस गाँव के जमींदार होते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए जा रहे होते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब वो पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि राजा साहब की एक बड़ी सी हवेली होती है और उसमें उनकी वाइफ चंदा और उनका एक बेटा भी रहता है, लेकिन राजा साहब के अपनी वाइफ के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वो उनके साथ फोर्सफुली सेक्स भी करते हैं। अब जो चंदा होती है वो चाहती है कि उसका बेटा इंग्लैंड चले जाए, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर उसका फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। लेकिन जो चंदा का बेटा होता है वो अपनी माँ को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी पापा की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। जो राजा साहब होते हैं वो हर औरत पर बुरी नजर डालते हैं, लेकिन चंदा अपने बेटे से कहती है कि जब वो इंग्लैंड चले जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो भी इंग्लैंड आ जाएगी। लेकिन उसके बेटे को पता होता है कि राजा साहब उसको वहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे और वो यहाँ पर अकेले रह के परेशान हो जाएगी और राजा साहब उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। लेकिन चंदा अपने बेटे से कहती है कि तुम पढ़ाई पर फोकस करो और इंग्लैंड जाने की तैयारी करो। अब चंदा जो होती है वो एक आंटी को कॉल करती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का धंधा चलाती है। दरअसल जो चंदा है वो भी पहले एक प्रोस्टिट्यूट ही थी, लेकिन राजा साहब को वो पसंद आ जाती है और राजा साहब उसे शादी करके उसको अपने घर ले आते हैं। लेकिन जो चंदा है उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ से ज्यादा अपने उस धंधे में ही खुश थी। अब जो आंटी होती है वो चंदा को बताती है कि पता नहीं कौन आदमी हमारे यहाँ की एक लड़की को बीमारी दे गया है। अब जैसे ही चंदा ये बात सुनती है तो वो आंटी से कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए और इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है। तभी हमें राजा साहब को दिखाया जाता है जो कि कहीं से आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनको आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता है। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं तो यहाँ पर वो एक नई लड़की को देखते हैं जो कि उनके घर की नई नौकरानी होती है, जिसका नाम रेखा होता है। क्योंकि रेखा दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है इसलिए राजा साहब को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और राजा साहब कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं रेखा के पास जाने का। एक दिन जो राजा साहब होते हैं वो रेखा से कहते हैं कि अगर उसको इस महल में रहना है और यहाँ की महंगी महंगी चीजों को इस्तेमाल करना है तो उसको राजा साहब की कही गई हर बात को मानना होगा, और रेखा भी मान जाती है। अब जो राजा साहब होते हैं वो रेखा से उसके कपड़े खोलने के लिए बोलते हैं और रेखा भी अपने कपड़े खोलने लग जाती है। लेकिन तभी राजा साहब का बेटा यहाँ पर आ जाता है और वो राजा साहब को बुलाने के लिए आया होता है, क्योंकि राजा साहब से कोई मिलने के लिए आया था। अब राजा साहब यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो चंदा होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है। तभी उसको अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं और चंदा बाहर चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि जो राजा साहब हैं वो रेखा के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब चंदा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने आंटी से क्या हेल्प मांगी थी। दरअसल जब वो उसको बता रही होती है कि कोई आदमी हमारे यहाँ की एक लड़की को बीमारी देकर चले गया है, तब वो कहती है कि आप उस लड़की को हमारे घर भेज दीजिए। और वो चाहती थी कि वो जो लड़की है यानी कि रेखा वो राजा साहब के साथ इंटीमेट हो, जिससे कि वो बीमारी राजा साहब को लग जाए। और चंदा ने जैसा प्लान बनाया होता है सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है। लेकिन तभी चंदा बाहर आकर देखती है कि राजा साहब बाहर से शराब पीते हुए आ रहे हैं। अब उसको समझ आता है कि रेखा के साथ अंदर राजा साहब नहीं बल्कि उसका बेटा है। और यहीं पर ये लास्ट स्टोरी एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।